हेलो एवरीवन। हम पॉली साइंस क्लास 12 जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो गया है उसका अध्ययन कर रहे हैं क्लास 12 की पॉली साइंस में। और हमारे पहली पुस्तक जो है समकालीन विश्व में राजनीति, इसका हम पढ़ा रहे हैं। इसकी पहले 2 वीडियोस बना चुकी हूँ मैं। उसमें तुम्हें शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के दायरे या क्यूबा मिसाइल संकट हमने रीड कर लिया है। उसमें हमने एक संधि संगठन को भी हमने अध्ययन कर लिया है, नाटो। उसके बाद आज हम नाटो संधि संगठन था, जो नाटो था किसका था? नाटो संधि संगठन था अमेरिका का। अमेरिका ने अपने जो कंट्रीज़ थी उनको कंट्रोल में करने के लिए उन पर एक संगठन बनाया, अमेरिकी संगठन था ये। इसी की बिना पर मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बता दिया कि नाटो में कंट्रीज़ जो भी हैं 12 कंट्रीज़, इनका भी मैंने वर्णन तुम्हें दे दिया था। इसी के बिना पर, इसी के तरीके से जो सोवियत संघ था, सोवियत महाशक्ति थी, उसने भी अपना एक संगठन बनाया और उस संगठन को नाम दिया वारसा पैक्ट या वारसा संधि। वारसा संधि। हमें पता है कि पश्चिमी यूरोप पर कब्जा किसका था? संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन पूर्वी जो यूरोप था उस पर कब्जा किस था? सोवियत संघ का था। और सोवियत संघ ने पूर्वी देशों को लेकर एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम दिया वारसा संधि या वारसा पैक्ट। और इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में इसकी स्थापना हुई। ये संधि संगठन का कार्य क्या था? वारसा संधि का कार्य क्या था? हमें ये भी लिख लेना है। वारसा संधि के कार्य, संधि संगठन का उद्देश्य हम कह सकते हैं, का उद्देश्य। वारसा संधि संगठन का क्या था उद्देश्य? इसका उद्देश्य था कि जो नाटो सदस्य हैं उन नाटो सदस्यों को मात देना। यानी कि जब नाटो सदस्य एक जगह एकत्रित, नाटो सदस्यों ने क्या डिसाइड किया था कि जब भी हम देशों पर, किसी भी देश पर हमला होगा तो वो इंडिविजुअल अपने ऊपर हमला माना जाएगा और हम बाकी देशों का क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। और इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। तो सोवियत संघ ने भी पूर्वी यूरोप के देशों को एकत्रित करा और उसमें एक संगठन बनाया, वारसा संधि संगठन। और उस संगठन के लिए यही कहा गया कि नाटो सदस्य जब एक जगह हो सकते हैं, नाटो कंट्री जब भी इन पर हमला करेगी, किसी भी देश पर हमला करेगी, तो वो वारसा संधि के अकॉर्डिंग ये अपने ऊपर अटैक माना जाएगा और हम इसका मिलकर के मुकाबला करेंगे। तो ये संधि संगठन बन गया और इसका कार्य भी यही था कि नाटो सदस्यों को रोकना, नाटो को रोकना। ये इसी संधि संगठन का कार्य था जो सोवियत संघ के उसमें बना था। तो नाटो हो गया, वारसा हो गया। ये जब हुआ, पूर्वी यूरोप को जब सोवियत संघ ने अपने कब्जे में ले लिया तो अमेरिका ने एक दूसरी चाल खेली और उसने फिर पश्चिमी यूरोप को और मध्य यूरोप को जो कब्जे में लेने की कोशिश की। और उसके लिए उसने और संधि संगठन किए और वो था सीटो। दक्षिणी मध्य एशियाई संधि संगठन, दक्षिणी एशियाई संधि संगठन। यानी कि साउथ ईस्ट, दक्षिणी पूर्वी हो गया, दक्षिणी पूर्वी, साउथ ईस्ट। इसका पूरा नाम जो है एशिया,
साउथ ईस्ट एशिया अलायंस ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी, टीका ऑर्गेनाइजेशन, ओका। सीटो, सीटो का पूरा नाम क्या हो गया? साउथ ईस्ट एशिया ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एस का मतलब ये हो गया साउथ, ई का मतलब ईस्ट, और ए का मतलब एशिया, और टी का मतलब ट्रीटी, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। साउथ पूर्व एशिया संधि संगठन, हम इसको पूर्व लगा सकते हैं। ये बनाया किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने बनाया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है। इसी तरह एक और संगठन अमेरिका ने बनाया, इसको लिख लेना। उसने एक और संगठन बनाया, उसका नाम था सेंटो। क्या था? सेंटो। सेंटो, सेंटो का मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। दो संधि संगठन बनाए इसने, केंद्रीय संधि संगठन। तो हमारे सामने आ गया केंद्रीय संधि संगठन हो गया, इसको हिंदी में हम कहेंगे केंद्रीय संधि संगठन। सीटो एंड सेंटो किसने बनाए? दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका ने। वार्सा संधि किसने बनाई? सोवियत संघ ने। तो ये संधि संगठन किए गए। अब इनका भी काम क्या था कि वार्सा के आधार पर जो समझौता किया गया था, सोवियत संघ ने जो समझौता किया था, उनको रोकना। तो ये काम, ये जो दो ध्रुवीय विश्व का जो प्रारंभ हो चुका था, महाशक्तियाँ दो हमारे विश्व में आ चुकी थी और उन महाशक्तियों ने अपना अपना कब्जा जमा लिया था। शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध जो चल रहा था, कोल्ड वार जो चल रहा था दो महाशक्तियों के मध्य, और इन्होंने ये अपने संगठन इसी दौरान बनाए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को मात देना चाहते थे विचारधारा के आधार पर। तो ये सब चलता रहा इसमें, और इसी के आधार पर यह युद्ध महत्वपूर्ण हो गया और आपस में पूरा विश्व बट गया दो ध्रुवों में। यानी कि दो महाशक्तियों के आधार पर पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया। लेकिन इसी दौरान एक तीसरा ध्रुव भी हमारे सामने खड़ा हुआ, तीसरा भी एक स्थिति हमारे सामने आई, और वो थी गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता जो था, इसी दौरान 1955-56 के दौरान ही गुट निरपेक्ष जो चला, गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इस आंदोलन ने क्या किया? इस आंदोलन का काम था, जो उस समय 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे। कौन से राष्ट्र? 9 स्वतंत्र राष्ट्र, जिनमें भारत भी था। इन देशों को क्या किया इसने कि इन देशों को किसी भी गुट में, ना तो सोवियत संघ के गुट में, ना संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में शामिल करने का रोका। यानी कि इसने इन दोनों जो भी 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, इनको
इन दोनों ही गुटों में सम्मिलित होने से रोका, ताकि उनकी स्वतंत्रता बनी रहे और पूरे विश्व में जो शीत युद्ध का दौर चल रहा था उसको रोका जा सके। तो गुट निरपेक्ष आंदोलनों की इसमें महत्वपूर्ण योगदान था कि नव स्वतंत्र राष्ट्रों को इसमें शामिल थे, जिनमें भारत ने भूमिका निभाई। इनके पांचों जो राष्ट्र जो मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका में थे उनका मैं भी तुम्हें नाम भी लिखूंगी। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि क्या रीजन थे, क्या कारण थे कि जो ये महाशक्तियाँ थी, महाशक्तियों ने जो छोटे छोटे देशों को अपने कंट्रोल में लेना चाहा, गुट बनाना चाहा, तो ऐसे क्या रीजन थे जिनके कारण इनको ये काम करना पड़ा। तो हमें देखना है कि जो महाशक्तियों के द्वारा, इसमें हम कर सकते हैं महाशक्तियों के द्वारा, दो महाशक्तियाँ थी के द्वारा छोटे देशों को अपने गुट में सम्मिलित करने के क्या कारण थे। हमारे पास एक तरह से प्रश्न भी बन गया कि महाशक्तियों के द्वारा छोटे देशों को अपने गुट में सम्मिलित करने के क्या कारण थे, क्या ऐसे रीजन थे जिनके कारण महाशक्तियों ने इन छोटे छोटे देशों को अपने गुट में सम्मिलित किया। क्यों? क्योंकि इनको हर तरीके से सहायता भी देनी उनको पड़ती थी, हर तरीके के जो व्यवस्थाएं भी थी वो उनको देनी पड़ती थी, अपनी अर्थव्यवस्था को भी इन पर लागू करना पड़ता था। तो ये ऐसे क्या रीजन थे कि इनको शामिल करना पड़ा। तो इसके कारण मोस्टली तो हम 4 मान सकते हैं कि इन्होंने 4 रीजन के कारण ऐसा किया। पहला क्या था कि जो छोटे देशों की, पहला कारण क्या था, छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा जमाना। क्या? प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा जमाना। कैसे? जैसे कि ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, इनमें क्या है, तेल भंडार है, तेल भंडार है, और तेल भंडार होने के कारण इनकी शक्तियां बढ़ सकती हैं। तो तेल भंडार को महाशक्तियों ने अपने कब्जे में लेने के लिए इन गठबंधनों का विकास किया, इन गठबंधनों को बनाया। तो हमारे सामने आ गया कि छोटे देशों के जो प्राकृतिक संसाधन थे उनको अपने कब्जों में लेना, तेल, खनिज, तेल भंडार आदि। दूसरा था भू क्षेत्र। दूसरा जो रीजन था इनका, भू क्षेत्र, क्योंकि महाशक्तियां हैं, शक्ति तो आ गई, लेकिन भूमि क्या इसको बढ़ा सकते हैं, वो अपनी पावर बढ़ा सकते हैं, सैन्य शक्ति बढ़ा सकते हैं और अर्थव्यवस्था को भी विकसित कर सकते हैं। लेकिन क्या पृथ्वी को बढ़ा सकते हैं? क्या पृथ्वी को चौड़ा कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। और इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा भू क्षेत्र चाहिए अपने सैन्य संगठन स्थापित करने के लिए, अपनी सेना शक्ति को मजबूत करने के लिए, अपना कब्जा करने के लिए। तो भू क्षेत्रों पर कब्जा करना, छोटे देशों के भूमि को अपने लिए इस्तेमाल करना, चाहे वो उद्योग के लिए करें, उद्योग लगाने के लिए, और सैन्य शक्ति को स्थापित करने के लिए, सैन्य शक्ति को स्थापित करने के लिए कुछ थोड़ी बहुत अपनी जनसंख्या को विस्थापित करने के लिए, जनसंख्या को विस्थापित करने के लिए तो इन छोटे क्षेत्रों की जो भूमि थी इसको अपने कब्जे में लेने के लिए महाशक्तियों ने ये जाल बुना कि इनके क्षेत्र को कब्जे में लेंगे, अपने उद्योग लगाएंगे, अपना विकास करेंगे। इसीलिए इनको अपने कंट्रोल में इन्होंने लिया। तीसरा जो था सैनिक ठिकाने बनाने के लिए, हम तीसरा जो ले सकते हैं सैनिक ठिकाने के लिए, क्योंकि
जब इनको महाशक्ति बने रहना है विश्व में, तो जब महाशक्ति बने रहना है तो अपने सैनिक ठिकाने भी इनको कायम करने पड़ेंगे। तभी तो हमें पता है कोई भी देश होता है या कोई भी राज्य होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसको शक्ति से ही दबाया जा सकता है। जब शक्ति से दबाएंगे तो सैन्य संगठन अपने उनको बनाना पड़ेगा, सैन्य ठिकाने बनाने के लिए, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा शक्ति है, एक्स्ट्रा सेना है, एक्स्ट्रा सैन्य सामान है, तो उसको व्यवस्थित लगाने के लिए और उसको सही इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने छोटे देशों को अपना निशाना बनाया और इनको झांसा दिया, लालच दिया कि तुम्हारे यहाँ जब हमारे सैन्य संगठन बनेंगे, सैन्य ठिकाने बनेंगे, तो कोई भी विश्व की बाकी शक्तियाँ आप पर कब्जा नहीं करेगी, आप पर कंट्रोल नहीं करेगी, हम उसका ध्यान रखेंगे। तो ये तीसरा लालच था इनका सैन्य संगठन ठिकाने बनाने के लिए। इन्होंने छोटे देशों को संगठन बनाए और अपनी अर्थव्यवस्था को इस्तेमाल किया। अगला है अधिक आर्थिक मदद के लिए। आर्थिक मदद के लिए हम जानते हैं कि कोई भी महाशक्तियां हैं तो उनका जो व्यापार है वो पूरे विश्व में फैला हुआ होगा, बाकी देशों में फैला होगा, और उनके जो उद्योग हैं वो भी अधिक फैले हुए होंगे, उद्योग डेवलप होंगे, और जो उद्योग से माल बनेगा, सामान बनेगा, उस सामान की खपत के लिए उसको क्या चाहिए? मार्केट चाहिए। और मार्केट इनको कहाँ मिलेगा? इन छोटे देशों में मिलेगा, क्योंकि छोटे देशों के उद्योग क्या नहीं है, अभी डेवलप नहीं है, विकसित नहीं है, तो उनको अपने मार्केटिंग के लिए, अपना माल खपाने के लिए इन छोटे देशों को अपने कंट्रोल में लेना जरूरी था। इसीलिए उन्होंने आर्थिक मदद उनकी दी, अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया और उनको अपने कब्जे में लिया। तो मोटे रूप से हमारे 4 रीजन थे इन छोटे देशों को महाशक्तियों से अपने कंट्रोल में लेने का। तो इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट रहेगा, शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे। इसमें क्या था, हमें पता है शीत युद्ध का जो दायरा था कितना बड़ा था, खास करके इसको यूरोप में ही इस्तेमाल किया गया था। अनेक संकट भी हमारे सामने आए और ज़्यादातर ये यूरोप में ही प्रभावी रहा और इसके कारण बहुत सारे हमने विपदाएं भी देखी, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट भी देखा, क्यूबा मिसाइल संकट भी आया इस दौरान, और इसके कई और दूसरे भी संकट की शुरुआत हुई। इसमें शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन इसके दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई थी। लेकिन एक हद तक सीमित रही, ज़्यादा भी नहीं हो पाई। तो शीत युद्ध में जो हम देखते हैं दायरे में, इसका दायरा विकराल तो हुआ, लेकिन इसका कोल्ड था, ठंडा था, और इस कारण ज़्यादा ये हानि नहीं पहुंचा पाया। फिर भी इसके काफ़ी सारे हमने देखते हैं महाशक्तियों ने, जैसे कि दोनों महाशक्तियाँ एक बार तो कहाँ भिड़ गई, दोनों महाशक्तियाँ कोरिया में। दोनों महाशक्तियाँ जो आमने सामने आई, कोरिया में आमने सामने हो गई दोनों महाशक्तियाँ कोरिया में। और यहाँ इन्होंने 1950 और 53 के बीच बर्लिन में हुई, कोरिया में हुई। फिर 1950 और 53 के बीच में बर्लिन में भी हुई है। बर्लिन जो कि कहाँ की राजधानी है? जर्मनी की, जो 2 बटी हुई थी, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। तो इसमें बर्लिन में हुआ और एक कांगो में भी हुआ। यहाँ इन स्थानों पे लगभग दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने थी। इन्होंने यह खूनी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई, लेकिन ये सीमित ही रहा, ये दायरा ज़्यादा नहीं बढ़ा। ज़्यादातर तो ये विचारों का ही युद्ध रहा, विचारों में ही चलता रहा, वैमनस्य में ही चलता रहा, विचारों के कारण द्वंद्व होता रहा। धरातल पर ये बहुत ही कम उतर पाया। इसीलिए पूरा विश्व
थर्ड वर्ल्ड वार से रुक गया, बच गया। अदरवाइज पूरा विश्व बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाता और इससे बहुत जनधन की भी हानि होती। लेकिन ऐसे मौके कब आए? संघर्षों के बीच गहन संकट टलने रहे, दोनों गुटों के से बाहर के देशों की कारगर भूमिका भी निभाई। और इस सब में सबसे ज़्यादा जो हम महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं वो लेते हैं गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का जो है पूरा पॉइंट हम अगली वीडियो में तुम्हें समझाएंगे। गुटनिरपेक्षता की स्थापना कैसे हुई, किन किन देशों ने की, मोस्टली किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गुटनिरपेक्षता क्या है। तो ये अपना गुटनिरपेक्षता का जो पॉइंट है अगली वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये विश्व की राजनीति है और इसको हम अगर धीरे धीरे समझेंगे, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो बेटर हमारे समझ में आएगी। अगर मैं चाहूँ तो इसको 2 वीडियो में तुम्हें कंप्लीट समझा सकती हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊँगी ताकि तुम्हारा ये पूरी तरह से समझ में भी आ जाए और तुम इसको अच्छे से कवर भी कर पाओ। जय हिंद, जय भारत।